तक पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों के सामने आप चिल्लाइए। मैं सभी से नहीं कहूंगा, कुछ लोग रोते हैं कि बच्चों के सामने जोर जोर से चिल्लाते हैं। मेरा मानना यह है कि, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जितनी धीमी आवाज में आप बोलेंगे बच्चे उतना ही शांत रहेंगे। आप अगर ऊंची आवाज में बोलने लगेंगे तो किसी को शुरू कर देगा। इसीलिए जब भी बोलिए आराम से, क्योंकि आपको 60 साल तक काम करना है, बच्चों को कुछ साल तक उतना ही सीखना है, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है, हमारा जो पेट चल रहा है वो गले के कारण, और इसको बनाए रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस चलते दौर में पानी की खराबी और वायु प्रदूषण और बहुत सारा यहाँ पर दूषित होता जा रहा है, और ऐसे वातावरण में हमें अपने आप को बनाए रखना है और इसके लिए हमें तैयार रहना है। और कल मैं जब सर ने फोन किया तो मैंने पूछा कि किस विषय पर मुझे बोलना है, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी विषय पर ले लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा आप बता दीजिए और उसके बाद व्याकरण को लेकर बताइए, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि मैं संधि और समास में उतना परिपक्व नहीं हूं, क्योंकि आज तक मेरे सिलेबस में ये कभी नहीं आया और इसीलिए मैंने इसको छुआ नहीं है। और इसके बाद मैं छूने की कोशिश करूंगा, चाहे वो मेरे सिलेबस में हो या ना हो, मैं छूने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा सर ने बताया कि लिंग, वचन, कारक आदि विषय के बारे में बताइए। तो पिछले 2 दिनों से मैं लगातार YouTube देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लगातार। मैं अभी गाड़ी में आ रहा तो भी मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ बहुत सारे विषयों को, और जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ नहीं, अपने आप को मैं पहले सशक्त बना लेता हूँ ताकि आपके सामने मैं खड़ा रह सकूँ। शायद मुझे 1.5 घंटे या 2 घंटे बोलने पड़ेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। इस बीच में आपको लगेगा कि अगर कहीं बोर हो रहे हैं, अगर आपको कुछ अलग सुनना है या कुछ आपको सुनना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को समझते हैं। तो ऐसे में अगर मैंने कुछ कम बोल दिया या गलत बोल दिया या सही नहीं कहा तो आप बोल दीजिए, कुछ बात नहीं है। हम यहाँ पर चर्चा का आदान प्रदान करेंगे और ज्ञान का हम इसी तरह बांटते आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि किन किन विषयों के बारे में चर्चा हो। तो देखिए, हाई स्कूल, मुझे लगता है आप सभी हाई स्कूल के अध्यापक, तो हाई स्कूल के बच्चों को मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप उस फील्ड में हैं। मैं उस फील्ड में सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ। और खास तौर पर बच्चों, यानी यहाँ पर जब मैं सौदत्ती में आया पढ़ाने के लिए, 7 साल तक मैं हुगली में पढ़ाता रहा और वहां पर मुझे एक भी शब्द कन्नड़ का बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कन्नड़ में पढ़ाना पड़ा। तो ये बहुत मुश्किल लगता था कि एक सब्जेक्ट से आप उनको और एक सब्जेक्ट में लेके जाए, आप कन्नड़ से उनको हिंदी में लेके जाओ, बहुत ही मुश्किल था। तो फिर भी कोशिश लगातार जारी है। और आपके यहाँ तो बिगिनिंग स्टेज में, सेकंड स्टेज में आपके पास आते हैं, और ऐसे स्टेज में आपको उनको, यानी उनकी मातृभाषा कन्नड़ है, वे पूरे कन्नड़ के परिसर में पढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपको उनको हिंदी सिखाना है। वे उस समय अंग्रेजी सीखते रहते हैं और अंग्रेजी की तरफ उनका ज्यादा आकर्षण रहता है, इसके बावजूद भी आपको हिंदी की ओर खींचना है। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी में काफी रुचि दिखाते हैं, जहां तक मैंने सुना है, क्योंकि बच्चे जब अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं तो भी उसमें रुचि दिखाते हैं और हिंदी में भी काफी रुचि दिखाते हैं, और हिंदी और कन्नड़ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपने अगर व्याकरण को देखा है
हिंदी और कन्नड़ लगभग सेम है। अंग्रेजी थोड़ा हटके अलग है। अंग्रेजी का जो व्याकरण है वो हिंदी और कन्नड़ के व्याकरण से मिलता नहीं है, तो उसमें बहुत ही माथापच्ची करना पड़ता है। एक भाषा आपकी मातृभाषा है, शायद मैं समझता हूँ कन्नड़ है। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो दूसरी भाषा है। तो दो भाषाओं को आप एक साथ सिखाएंगे बच्चों को, तो बहुत ही बच्चे आसानी से सीखेंगे और वे समझेंगे, क्योंकि आप उनको तुलनात्मक रूप से बताइए कि कन्नड़ में ये है, हिंदी में ये है, कन्नड़ में ये है, हिंदी में ये है। तो इस प्रकार बताने से क्या होगा कि वे आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके आप बता दीजिए, यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा और जितना हो सकता है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। जो भी आपको लगता है, जो भी विषय, ये विषय चर्चा करना है और इस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ, बता दीजिए, क्योंकि मैं लगातार बोलता जाऊं ये ठीक नहीं रहेगा। आपको जो चाहिए वो बताना बहुत ही अच्छा है। काल और वाक्य की रचना सर, वाक्य की रचना, लिंग, लिंग सर, काल लिंग और कारक, कारक, और बताइए सर। विषय थोड़े हो जाए, विस्तार रूप का मिले, बहुत सारे विषय हो जाएंगे तो ये भी परिपूर्ण नहीं मिलेगा। नहीं, हम कोशिश करें। समय का अभाव। देखिए, ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। मैंने सुना है कि अभी दो महीने में, 3 महीने में एक बार हम मिलते रहते हैं। तो ये काम ऐसा कर सकते हैं कि आज दो विषय का हम चर्चा, 2 विषय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जब मिलेंगे तो अगले विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता जाएगा कि सभी विषयों को हम कवर करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि एवरी टाइम वही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूएशन करेंगे। तो वाक्य रचना, उसके बाद बोलिए आप। काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, ये आपके ये है। लेखक पर चला तो सर काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। और एक बोलिए सुनील। जो शब्द के ऊपर अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु लगते हैं, कब और कहाँ लगाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे उसको? अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ, कब और कब? ओके ठीक है। नुक्ता, ओके ठीक है, नुक्ता के बारे में बताएं। ये बहुत जरूरी है। जब आप हिंदी बोलते हैं, एक बात का ध्यान दीजिए कि जब आप बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो कुछ चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो ये है कि मैं लिखता हूं, क्या है? कागज, कागज सर, कागज, कागज से कागज, देखिए कागज हुआ। हाँ, ये कागज हुआ, लेकिन इसे कागज। तो ये इस बात का ध्यान रहे कि बच्चे हर बात का अनुकरण करते रहते हैं और फॉलो करते रहते हैं, इतने होशियार रहते हैं। मैं अक्सर बच्चों के क्लास में जाता रहता हूँ और वे जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कैची होते हैं, बहुत जल्द से कैच कर लेते हैं। आप जिस प्रकार उच्चारण करते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो तुरंत उसको अपना लेते हैं। तो इसीलिए बोलते समय इसका प्रयोग जो है वो ठीक अगर नहीं होगा तो वो शुद्ध हिंदी नहीं है। तो कागज नहीं, कागज, 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 लिफाफा, लिफाफा। मैं नुक्ता के संदर्भ में आपको बताऊंगा कि बाद में नुक्ता कब और कहाँ लगाएगा। इसका मतलब है कि हमें अनुस्वार भी है, अनुनासिक है और नुक्ता है। इन 3 विषयों को सबसे पहले ले लेंगे क्योंकि ये वर्णमाला से आता है। वर्णमाला मैं डिग्री में पढ़ रहा था, हमारे गुरु जी थे सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी, आप सभी जानते होंगे। बहुत ही बड़े साहित्यिक और बहुत बड़े
पे लेक्चर दे और उनका लेक्चर सुनना है अपने आप में साक्षात सरस्वती के विचारों को सुनना। तो उन्होंने वर्णमाला के बारे में बताया कि कितने वर्णमालाएं हैं, क्योंकि ये आपको निश्चित तौर पे बच्चों को बताना है। आपने एक बताया, आपने एक बताया, उन्होंने एक बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो शुरू करते हैं वर्णमाला से, क्योंकि जब आपके पास बच्चे आते हैं 8वीं में, वो 6वीं और 7वीं में, शायद 6वीं से हिंदी शुरू होता है, 2 साल पढ़ने के बाद वो वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला जब प्राइमरी में होते हैं तो उस समय उनको अलग बताया जाता है, जब वो थोड़ी समझदारी में आ जाते हैं तो उस समय उनको अलग बताया जाता है। आपको पता होगा कि अंग्रेजी में जो वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, तो उनको हम प्राइमरी में बताते हैं 5th स्टैंडर्ड में कि ये वोवेल्स जहां पर भी रहेगा उसके पीछे एंड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम 8th 9th 10th में उनको बताते हैं कि वोवेल साउंड, वोवेल साउंड अलग है, वोवेल्स अलग है। अम्ब्रेला, एमएलए, एमएलए के पीछे क्या होगा? एम है, एम एक्चुअली वोवेल नहीं है, लेकिन एम एमएलए, क्योंकि ये साउंड से चलता है। तो इसी प्रकार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके बुद्धि की मात्रा के अनुसार उनको पढ़ाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला अक्षर आता है, एक बात हम सोच लेंगे, वर्ण यानी क्या है? ध्वनि का चिन्ह, ध्वनि का चिन्ह। अक्षर यानी क्या है? भाषा के अक्षर में छोटी सी इकाई, छोटी सी इकाई। नहीं, सामान्य तौर पर आप ग्रामर गिमर सब कुछ छोड़ दीजिए। वर्ण यानी क्या है ये बताइए। वर्ण शब्द का नहीं, नहीं, फिर भी अभी मैडम ने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स वर्ण, कलर, वर्ण यानी कलर है। ये बात ध्यान रखिए, वर्ण यानी कलर। जब हम इसे पढ़ रहे थे, अक्षर यानी जब हम उच्चार करते हैं तो अक्षर है, जब हम लिखते हैं तो वर्ण है। वर्ण हमको दिखता है, वर्ण हमें दिखता है, उसका आकार होता है, उसका एक रंग होता है, तो वो वर्ण है। अभी ये वर्णमाला, देखिए अक्षरमाला नहीं कहेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो वो अक्षरमाला है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वर्णमाला है। तो इसीलिए ये वर्ण हो गया, और उसके बाद आ, और उसके बाद हो गया। ओके, कितने हो गए? 11 हो गए। तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं कि स्वर कितने हैं? 11। बच्चे अम आहा भी उसमें जोड़ देते हैं, अम आहा भी वो जोड़ देते हैं, वो स्वर नहीं है, तो वो अलग से उनका नाम है। ये यहाँ पर इसका कंफ्यूजन होता है। जब हम कैसे कैसे लिखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये आई, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही उसको क्या दे देते हैं, मात्रा देते हैं। तो इसीलिए कि इसमें एक का एक ऑलरेडी है और ये लगा हुआ है, तो 2 यहाँ पर दंड हो गए इसे। लेकिन जब हम व्यंजन में उसका प्रयोग करते हैं तो 2 दंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो उस समय एक ही, क्योंकि ऑलरेडी एक ए रहता है वहां पर। और इसीलिए ये कैसे बच्चों में खास तौर पे देखता हूं, 2 शब्दों का उनको बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, और ओ। ये दोनों शब्द एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग। और का मतलब क्या है? मत, आइन। और ओर का मतलब है चारों ओर। तो ओर का डायरेक्शन होता है, और का वस्तु। इस प्रकार ये अलग अलग है। बच्चों को ये खास तौर पर इनको बता दीजिए, क्योंकि वो और लिखते हैं और बोलते समय भी और बोलते हैं, और नहीं बोलते। तो जब और काफी अंतर हो जाता है, इनमें किसी प्रकार की साम्य नहीं है।
तो इसीलिए इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी होता है जब हम खास तौर पर नोट्स वगैरह करेक्शन करते हैं, तो ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम से क्या कहेंगे, और उसके बाद विसर्ग। तो इसे अनुस्वार और इसे विसर्ग कहेंगे। अगर मैं क के बाद इसे लिखूंगा तो ये क्या होगा, नहीं, इस शब्द को क्या कहेंगे आप, इसे आपने विसर्ग कहा, इसे क्या कहेंगे? एक्चुअली विसर्ग क्या है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और हमारे लिए भी क्या है, विसर्ग के ऊपर से उड़ जाएगा भाषा या इसमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये विसर्ग है, इतना ही विसर्ग। इसके पीछे जो भी अक्षर होगा उसे कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, विसर्ग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विसर्ग है, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ इसी को विसर्ग मान के चलते हैं। तो ये विसर्ग है, दो जो डॉट है इसे विसर्ग कहेंगे, और ये जो डॉट है इसे अनुस्वार है। ये सिखाना जरूरी होता है जब वे 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में आते हैं। पहले ये सिखा के इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि हम सोच नहीं सकते कि बुजुर्गों ने किस प्रकार इसको बनाया और कैसे इनको रखा, इनको उच्चारण के आधार पर इनको सिस्टमेटिकली उन्होंने रखा है। और उसके बाद ह्रस्व दीर्घ की बात आती है, अ, ई, उ और ऋ। ये ह्रस्व स्वर है और उसके बाद दीर्घ स्वर है। हम इसका उच्चारण दक्षिण भारत में ऋस्व कहते हैं, ऋस्व, और उत्तर भारत में ऋस्व कहते हैं। इसका ध्यान, घृणा, यहाँ पर घृणा कहते हैं, क्योंकि कन्नड़ का जो प्रभाव है वो हम पर दिखता है। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे, अगर घृणा कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप दक्षिण भारतीय हैं, क्योंकि आपकी भाषा से पता चल जाता है कि आप कहाँ से हैं। तो इसीलिए इसका भी ध्यान हमें रहना चाहिए कि हिंदी का जो प्रोनाउंस है और जो कन्नड़ का प्रोनाउंस है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ अलग यानी अक्षर में अलग नहीं है, क्योंकि कन्नड़ का उसमें प्रभाव है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, हाँ बता, अभी नहीं है सर। कभी आपने प्रश्न किया है, बच्चों ने प्रश्न किया है, कभी आपने देखा होगा कि ये व्यंजन लिखते समय कभी कभार क के बाद ट लिख देना या प लिख देना या त लिख देना, इस प्रकार कभी बच्चों ने किया है गलती? ऐसे करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये याद रखना पड़ता है। लेकिन इसका एक थ्योरी है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो वो ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण के अवयव के आधार पर हम उनको बताएंगे तो शायद वो नहीं भूल पाएंगे। और देखिए ट, द, और अब हम इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण आता है। अल्प प्राण कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड वो अनुनासिक है, लेकिन प्राण के हिसाब से वो अल्प प्राण ही है। उसकी एक ही मात्रा है, दो मात्रा नहीं लगाएंगे प्राणी के हिसाब से। और ये दो जो है
कि महाप्राण है। और यहाँ पर आपने जो बताया अनुनासिक कहते हैं, क्या है अनुनासिक? यानी अनु यानी बोलना, नासिका यानी नाक। स्पष्ट है कि कंकड़ ठीक है, गलत है। क्यों? कंकड़ और कंकड़ सही है। इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब क्या है? व्यंजन। हाँ, नहीं, ये हाफ है, हाफ है, यानी व्यंजन का पूरा अक्षर नहीं है, ये हाफ है। तो ये हलंत है। और यहाँ पर हलंत नहीं, ये क्या हो गया? न जो है आधा हो गया। और एक नियम था पहले कि जो भी अक्षर यानी अनुनासिक यानी ऐसा लगाएंगे, अगर ये जो क है, क वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, अनुनासिक के जगह पर इसका ही प्रयोग करना होगा, ऐसे पहले नियम था। अब इसे हटा दिया गया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता था, तो ऐसे लिखना पड़ता था, कंकड़ कंकड़ ऐसे लिखना पड़ता था। लेकिन अब हमने क्या किया, इसे बहुत ही आसान, कंकड़। तो हर एक जगह पर ऐसे ही, जैसे कि अभी पंप पंप लिखना पड़ता था, प का जो आखिरी अक्षर है वो क्या है? म को हाफ। अभी हिंदी तंत्र, हिंदी, हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है हिंदी। एक बार मैं 6वीं कक्षा में गया था, बहुत मजा होता है छोटे छोटे क्लासेस में जाना चाहिए, आप कभी कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा, वहां से सीखने को बहुत मिलता है। और मैं गया था, मैं ऐसे ही उनको बात करते करते मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, और मैंने ऐसे लिखा। एक छोटी सी बच्ची आई किताब लेके, सर आपने गलत लिखा है। मैं डर गया कि क्या बोल रही है, तो मैंने पूछा कि क्या गलत है बता। सर देखिए किताब में ऐसे है और आपने ऐसे लिखा, आप किताब में ऐसे है, आपने उसका अलग लिखा है, तो मैंने लिखा था ऐसे। तो उसने कहा कि सर ये गलत है। तो मैंने बाद में समझाया कि हाँ मैंने गलत लिखा है, उसके जैसा नहीं लिखा है, लेकिन वही लिखा है। उसके जैसा लिखना और वही लिखने में अंतर है, दोनों सेम है, प्रोनाउन सेम है, लेकिन क्या है, लिखने का जो अंदाज है वो अलग है। तो पहले ऐसा हम लिखते थे, लेकिन आजकल नागरिक प्रचार सभा ने इसे अनुमति दे दी है और इसी प्रकार हम लिखते हैं और हमें लिखना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, बच्चों को भी लिखने के लिए आसान हो जाता है। और अनुनासिक का प्रयोग कब होता है? अनुनासिक तो ये क्या है, जब पॉइंट होगा, बिंदी होगी तब आएगा। और हम इसे, एक बात आप ध्यान दीजिए, अर्धचंद्र कब आता है? स्पेशली जब अभी जैसे कि कॉलेज, आजकल हम हिंदी में ऐसे लिखने लगे हैं, इसका हमने तद्भव बना दिया, कॉलेज लिख रहे हैं, एक्चुअली ये कॉलेज है। एक्चुअली जो उसका प्रोनाउंस होना चाहिए कॉलेज, ये नहीं होता। इसको हम अगर ऊपर से ऐसे लगा देंगे तो ये क हो जाएगा, यानी एक जो लगाते हैं ये इसका प्रयोग। और यहाँ पर अर्धचंद्र नहीं देना है, सिर्फ आपको बिंदी नहीं देना है, अर्धचंद्र उतना ही लिखना है, तब हो जाके क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग है आंसू, आंसू, हंसना,
चांद। और आजकल आपने देखा होगा इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। चांद को सिर्फ पॉइंट दे रहे हैं। क्यों? कोई काफी नहीं, कारण ये क्या है, कारण क्या है? चांद, आप नया टेक्स्ट देखिए, नई किताब देखिए, उनमें इस प्रकार मिलेगा। कारण क्या है? कंप्यूटर में टंकण की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये मिलेगा आपको, लेकिन इसका मिलना पुरानी जो टाइपराइटर थे उनमें था, लेकिन आजकल का जो नई सिस्टम है कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में, तो इसकी व्यवस्था नहीं है वहां पर। अभी आपको ऑटोमेटिक ले लेता है। अभी भाषाएं, अभी आप मोबाइल में कुछ भी अगर आ मारेंगे तो उसके सामने का जो अक्षर है ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसको आप दबाएंगे तो ठीक है, लेकिन पर्पस भी अगर आप ये लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, ये वहां पर नहीं है, मुश्किल है। तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। और भाषा जितनी आसान होती जाएगी उतना ही वह रहेगी और उतना ही वह पनपेगी। और अंग्रेजी को हम देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लगातार सभी शब्दों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो भी उनके पास शब्द नहीं है हमसे ले लेते हैं, और चाहे वो कन्नड़ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, कुछ भी हो वो ले लेते हैं। अभी जैसे कि मदर है शब्द, मदर शब्द ताज्जुब होगा, ये अंग्रेजी इसका शब्द है, संस्कृत का मातृ से ही माता जाके वह मदर बन गए। और फादर, पितृ, पीदर से जाकर वह फादर हो गया। तो इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, यानी अपनी भाषा को लोगों के अनुसार, आपने देखा होगा एक शब्द इसमें अंग्रेजी के डिक्शनरी में बहुत ही मुश्किल से उसका अर्थ अलग हो जाता था, वो था मम्मी। इसका अर्थ था मकोड़े, लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया, इसको सुधार दिया। मम्मी यानी माँ का उन्होंने नाम दिया है। मम्मी यानी डेड बॉडीज था पहले, मम्मी का अर्थ रोमन और ग्रीक के शब्दावली के अनुसार, लेकिन उन्होंने आज लोगों के प्रयोग के आधार पर उसको सुधार दिया। और भाषा निरंतर पानी की तरह है, बहती रहती है और उसको बहना ही चाहिए। अगर रुक जाएगी तो थम जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ सकते, तो सुधरना चाहिए, आगे जाते जाने चाहिए। जिस प्रकार लोगों का जो प्रभाव रहता है उसी प्रकार भाषा को बहते रहना चाहिए, तभी जाके वो लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकती है। आपने देखा होगा कि आज हिंदी का जो प्रयोग है ज्यादा हो गया है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी का प्रयोग कम हो गया है। हिंदी का प्रयोग भले ही साहित्य के तौर पर कम हुआ होगा, लेकिन व्यापारिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर आज हिंदी का प्रयोग बहुत हो गया, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है कि आप सर्च कीजिए, दुनिया के बहुत सारे जो ये है भाषाएं हैं कंप्यूटर के इसमें कीबोर्ड में नहीं, कंप्यूटर के जरिए उपयोग करने वाली, या हम इंटरनेट में सर्चिंग वगैरह है, तो इसमें हिंदी का स्थान आता है। और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारत की भाषाओं में 37th नंबर जो है हिंदी का है। भारत की बाकी जो भाषाएं हैं वो नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है। तो ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए कि हम भाषा के विभाग से भाषा के तौर पर बहुत ही पढ़ गए हैं और हम मिलजुल के एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए ये कारण है। ओके, हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। आजकल ये ऐसा हो गया है, पहले था चांद, उसमें हम चंद्रबिंदी लगाते थे। खास तौर पर आंसू, आंसू में आपने देखा होगा कि आंसू नहीं, आंसू। तो यहाँ पर हम चंद्रबिंदी इसमें अर्धचंद्र लगाते हैं। ये आंसू नहीं है, आंसू। तो प्योरली यहाँ पर न का प्रयोग करते हैं, और जब अनुनासिक का प्रयोग होता है तब यहाँ पर चंद्र बिंदी लगना जरूरी था। अनुस्वार की जगह पर सिर्फ बिंदी लगा करते, लेकिन आजकल क्या है, इसका प्रयोग कॉमन हो गया है, यह लुप्त जैसा हो गया है, कम जैसा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा, य, र, ल, व, श, श, स, ह,
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसमें और एक दो जोड़े गए हैं, इसमें और इसका थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये क्या है, य र ल भ श। आने वाले दिनों में शायद ये दोनों में से ये लुप्त हो जाएगा। कारण ये है कि प्रोनाउंस दोनों का सेम है, प्रोनाउंस दोनों का सेम है। तो जब दोनों का प्रोनाउंस सेम है तो इसे क्यों रखते हैं, ये बहुत सारा प्रश्न है। अभी शंख लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन षट लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार षट के स्थान पर भी इसी का प्रयोग आगे होता जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है, हो सकता है। और स इसका तो प्रयोग है ही, और इसका प्रयोग अलग है। ये दोनों श है और ये स है, और उसके बाद ह, जैसे कि सर ने कहा। और संयुक्त व्यंजन आते हैं श, श, र और ञ। ठीक है, इसमें और जोड़ा गया है नहीं, जैसे कि आपने ये बताया नुक्ता को जो जोड़ने की बात है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नुक्ता का उल्लेख नहीं हुआ है। जब उल्लेख नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे? तो पढ़ाने के लिए उल्लेख का होना जरूरी है। और यहाँ पर ड और क्या है नुक्ता और कब लगाया जाए? देखिए बहुत कम बच्चों को पता है, और इसके बारे में लगभग न के बराबर ज्ञान मिलता है इसको। लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। जस्ट गूगल कीजिए, जस्ट आप यूट्यूब कीजिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी से हो, चाहे वो कन्नड़ से हो, चाहे वो हिंदी से हो, आप कुछ भी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ गूगल कीजिए, बस आ जाएगा। एक शब्द अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गूगल कीजिए, आ जाएगा। एक टॉपिक को अगर जानना है तो यूट्यूब कीजिए, आ जाएगा। अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं गाड़ी जी से और उनसे बोल रहा था कि आप अगर किसी विषय में एक्सपर्ट है तो उसका वीडियो बनाइए, बहुत ही ढंग से वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब में डालें। यूट्यूब में डालने के लिए खास कसरत नहीं करना पड़ता। आपके मोबाइल में वीडियो करेंगे, वीडियो के बाद आपको शेयर करना है, शेयर बटन दबाते ही यूट्यूब, वहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक सभी आ जाएगा। यूट्यूब में डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। लेकिन फायदा यूट्यूब से यह है कि आप उससे आमदनी कमा सकते हैं, आप उससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब के जरिए। जब ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हुआ, बहुत लोगों ने क्या किया, आपने देखा होगा आजकल जो T20 चल रहा है उसके मेन जो स्पॉन्सर्स है वो कौन है? बायजूस है, आकाश बायजूस। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके जैसे एक्सपर्ट्स को पकड़ रहे हैं और एक किसी कमरे में बिठाकर उनको लेसन देने के लिए बोल रहे हैं, और उसको वीडियो करते हैं, सिर्फ भेज देते हैं, बस लाइव क्लासेस लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। यूट्यूब पे डालने से जितने सब्सक्राइबर आपके ज्यादा होंगे, जितने आपके लाइक्स भी ज्यादा होंगे, आपको पैसे मिलने लगेंगे। बड़ी कमाल की बात है। सरकार आप पर रोक लगाती है ट्यूशन लगाने से, ट्यूशन लेने से, लेकिन ये ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो भी आपने ज्ञान है उसे बांटिए। आप किसी भी विषय में, किसी भी विषय को लेकर आप उसमें विषय डाल सकते हैं, कुछ भी। यहाँ तक कि आप छोटी सी छोटी बातों को, चूहे को किस तरह पकड़ना, ये डाल दीजिए, यूट्यूब में आ जाएगा। इतनी आम बात है, लेकिन ये मिलता है। ये इसलिए मिलता है कि लोगों को इसका जुगाड़ पता नहीं है। कितने ही लोगों को इसका जुगाड़ पता नहीं है, तो इसलिए वो सर्च करते हैं और मिल जाता है। इसीलिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप यूट्यूब के जरिए यूट्यूब से बनाए, अपने आप को बनाए रखिए, कुछ भी अलग मत देखिए, यूट्यूब देखते रहिए, आपको बहुत ज्ञान मिलता रहेगा। सर ये इस पर आता हूं मैं नुक्ता के बारे में। नुक्ता खास तौर पर अरबी और फारसी से आए हुए शब्दों के नीचे लगाया जाता है, और उनका जो प्रोनाउंस था कि वह साफ नहीं हो सकते थे, थोड़ा सा उनके उच्चारण में र की मात्रा थी थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ पर हम कागज, कागज, और उसके बाद पुड़िया,
डिबिया, पुड़िया, डिबिया। उसको पुड़िया नहीं कहेंगे, उसको डिबिया नहीं कहेंगे, उसको डिबिया। थोड़ा सा र की, थोड़ी सी र की मात्रा, 5 to 10% र की मात्रा उसमें होती है, तब जाके उसे नुक्ता कहा जाता है। वो ड और इन दो अक्षरों के ऊपर ज्यादा लगाया जाता है, इन दो अक्षरों के ऊपर वह ज्यादा लगाया जाता है। और खास तौर पर जब हम गाने लगते हैं, सर भी गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, और वो ऐसा गाना था जिसके सबके मन प्रफुल्लित हो जाए, बहुत ही सुंदर गाना था। और ऐसे गाने के बाद हमारा जो सत्र शुरू हुआ है। और देखिए गाने में खास तौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, अल्फाज, अल्फाज शब्द। तो कागज, पुड़िया, डिबिया, तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाएंगे हिंदी के गानों में। खासतौर पर उस तरह का उच्चारण अगर आप करेंगे तो बच्चों को उसका लाभ होगा और बच्चे उसमें काफी रुचि दिखाएंगे और उनको लगेगा। और भाषा के अध्यापक होने के कारण से हमारा यह परम कर्तव्य होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है, तो चाहे वो कन्नड़ के हो, चाहे खास तौर पर भाषा यानी अंग्रेजी को छोड़कर, क्योंकि हम हिंदी और कन्नड़ की बात करते हैं, उच्चारण का बहुत ही महत्व होता है। आप जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही बच्चे लिखते हैं। अभी देखिए लड़की लिखते हैं, लड़की जब बोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, लड़कियां, क्या हो जाएगा, की रुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बलाघात इस पर नहीं रहता, यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। बलाघात में स्ट्रेस कहते हैं अंग्रेजी में, फोनेटिक्स के हिसाब से स्ट्रेस कहते हैं कि किस पर बल पड़ रहा है, किस अक्षर पर बल पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जितने भी हिंदी के शब्द हैं, अगर उनका अंत ई से हो रहा है तो उसके बाद अगर एक अक्षर जुड़ जाता है तो वह ई क्या हो जाएगा, दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। ये बोलते समय भी हमें ध्यान देना है, और खास तौर पर ऐसे शब्दों को लेकर यहाँ पर देखिए च और च, च च ज ज। परसों मैं एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको देख रहा था, सुन रहा था, वे बोल रहे थे, कोई एक बच्चा उनको पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा क क ग ग उआ। और क्या सीखेंगे? अरे काफी अंतर है उसमें, इसमें अंतर है, इसमें जिनमें जान नहीं है वो दोनों को एक रूप से प्रोनाउंस करेंगे, और जिनमें जान है और इसको जान देना पड़ता है। अगर इसमें जान नहीं भरेंगे तो वो ख नहीं रहेगा, वो क हो जाए। क ख ग घ न, च छ ज झ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, खासतौर पर हम जैसे भाषा प्राध्यापकों के लिए और अध्यापकों के लिए। तो इसका प्रोनाउंस आप ठीक से सुनिए और ठीक से कीजिए। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो गाने सुनिए, हिंदी गाने सुनिए, हिंदी बहुत ही अच्छे गाने हैं, पुराने गाने सुनिए, उसमें बहुत ही अच्छा साहित्य है, और वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे तो अपने आप आपकी हिंदी सुधरती जाएगी। अपने आप आपको कुछ भी अलग सुनना नहीं है, सिर्फ गाने सुनते जाइए बस। मैं कह रहा था कि अगर क के बाद ट लिखा जाए, क के बाद क लिखा जाए तो क्या सही होगा? आपने कहा नहीं, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों उनको क छ ट त प में रखा। तो मैंने भी ये पूछा तो उन्होंने बताया, एक बार सिविल पोटेंशियल सर की क्लास ले रहे हैं और उसके बाद मैंने क्या किया था, क के बाद च के बाद क लिख दिया और नीचे ट लिखा। तो उन्होंने कहा, और उसके लिए उन्होंने 15-20 मिनट व्याख्यान दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें क्या अंतर है और क्यों ऐसे करना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए। तो प्रोनाउंस के आधार पर देखिए, तालु, कंठ और ऊपर का तालु, ये दोनों पिछले हिस्से लगते हैं। दोनों के जो पीछे के हिस्से एक दूसरे से थोड़ा सा लगता है। फर्स्ट लाइन के लिए क ख ग घ न थोड़ा सा लगता है, और उसके बाद च, जो बीच का जीव है, यानी जीव ऊपर के जो तालु है, बीच के तालु को लगता है। देखिए च श ज झ य, और उसके बाद जीव का
अग्रिम हिस्सा यानी टिप ऑफ द टंग, वो दांतों के पीछे जो ठोस भाग है, रफ भाग आ भागों का चाकू ट ठ ड ढ न, इतना साइंटिफिक है। और उसके बाद दांत का जो अग्रिम हिस्सा दांतों के पीछे लगता है, त थ द ध न, और उसके बाद दोनों होंठ मिलते हैं, प फ ब भ म। कितना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो इसे अगर हम बच्चों को बताएंगे तो जरूर वो भूलेंगे नहीं, और इसके हिसाब से ही वो लिखेंगे क च ट ट प। मैंने सोचा कि क्यों ऐसे बनाया होगा, किसने ऐसा बनाया होगा, लेकिन बहुत सोच के, बहुत समझ के इसे बनाया गया है। साहित्य ऐसा ही नहीं बनता, उसे बहुत साल लगते हैं तब जाके कुछ बनता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनता। तो उसको हमें बनाए रखना है। तो इस शायद ये 3 जो भाग है मुझे लगता है कवर हो गया है, तीनों भागों का। इसमें कुछ शंका या आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हाँ, उसमें य र द ज, हाँ, और उसमें उनमें अल्पप्राण और क्या है बताइए। आप ये डालते हैं लघु गुरु, लघु गुरु डालते, क्या है, याम मा ता रा ज बा, बा या बा न ल गम। अभी इसके और नहीं जाएंगे क्योंकि ये छंदस के लिए आएगा। हम यहीं पर देख लेंगे, या एक छोटा सा मत लघु लघु, म भी लघु है, त भी लघु है। अभी स र ल, लघु लघु लघु, स भी उसमें है, र भी शायद उसमें है, और ल भी शायद उसमें है। अब बताइए कि अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प प्राण में ज्यादा समय नहीं लगता, इनके उच्चारण के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। लघु 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 है वो। सब ये तो पूरा अल्पप्राण। हाँ, ख को भी अल्पप्राण लगते हैं। नहीं, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। कैसे? एक प्रश्न आया था परीक्षा में, हाँ, स या अल्पप्राण है, अल्प प्राण है। नहीं, उसमें उत्तर था महाप्राण। नहीं, मैं कहता बैठे ठीक। अभी हम सोचेंगे, और एक इसमें सोचने भी वाली बात बताइए, बोलिए सर। एक किताब में भी मैं देखा था, स महाप्राण व्याकरण किताब है, किताब है मेरे पास, देखेंगे, सोचेंगे, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली हम सोचेंगे उसके बारे में। स अगर महाप्राण होता है तो बाकी के जो सभी शब्द है उनको भी महाप्राण होना चाहिए। अक्षर जैसे कि यहाँ पर है, ये सभी इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए कि इनके उच्चारण के समय में मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। ऊष्म। श और श, इनके ऊपर जो दंड लगाया जाता है वो लघु का लगाया जाता है, और जहां पर उच्चारण के समय में एक मात्रा से अगर ज्यादा समय लगता है तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। लेकिन कहीं पर भी मैंने इसके बारे में व्यंजन में आते हैं, अच्छा करता में अल्पप्राण महाप्राण का इसमें अभेद आता है, कन्नड़ में भी सेम है। फिर भी हम इसके बारे में सोचेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि अगर एक प्रश्न है तो वो सामान्य नहीं है। अगर प्रश्न है तो इसके बारे में सोचेंगे। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने जो कहा है वो सही है और आपने जो कहा है वो गलत है, ऐसा नहीं करना। इसके बारे में सोचेंगे, सोच कर हम इसके बारे में निर्णय करेंगे। और मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, जल्दी मैं आपके से किसी एक के मोबाइल में डाल दूंगा और आप पूरे ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसका सही रूप क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। क्योंकि एक नया प्रश्न यहाँ से निकला, ऐसे निकलना चाहिए, कुछ भी हो एक ऐसा मंथन करने वाला प्रश्न निकलना चाहिए जिससे कि हमें उसके बारे में, आपको अगर किसी को पता है तो बताइए। स के बारे में, स महाप्राण कहते हैं सर,
तो इसके बारे में अगर आपको लगता हो कि मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा सर। नायक सर बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक प्रश्न है, बोलिए सर। आपको बता रहे थे अक्षरों के नीचे नुक्ता आ जाता है उसे अरबिक का, लेकिन ड और ढ के नीचे जो नुक्ता है तो अरबिक का नहीं। पेड़ पेड़, हाँ एक्चुअली पेड़ के नीचे नहीं लगना चाहिए। लगता है सर, नहीं लगना चाहिए। पेड़ जो किनारे पे है उसे घर के नीचे बिंदी इस तरह नुक्ता लगेगा ही। उसके जो अंग्रेजी शब्द आते हैं वो नुक्ता लगते हैं। नहीं और अंत में शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, अक्षर आते हैं, वो नुक्ता लगता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लिखते समय क्या हो रहा है आजकल, कुछ गड़बड़ियां हमसे भी हो रही है। कभी कभार हम मे के ऊपर बिंदी नहीं लगाते, इतना ही लिख देते हैं। क्या ये सही है? ये गलत है। ये बिंदु चाहिए इसे। आप कहते हैं बिंदु चाहिए, वस्तुनिष्ठ है और नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं ठीक है सर, अब लगा देना पड़ेगा इसे। आप अंक देने, सिर्फ अंक देने मात्र के लिए सोचना ही है। नहीं वस्तुनिष्ठ है नहीं सर, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन बिंदी जब लगती है तो उसका कारण क्या है, इसके बारे में सोचना। बिंदी नहीं है, अक्षर है। सुनिए, मैं अपने आप में क्या है, सर ये कारण जरूर लगेगा। मैं सिर्फ देखिए वो लगता है, लगाते आ रहे हैं और लगाते जाएंगे। नहीं मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन सोचने की बात, सोचने के लिए कुछ नहीं। जब हम सोचेंगे सही या गलत तब जाके कुछ निकलेगा उससे। मैं कहता हूं कि ऑलरेडी ये अनुनासिक है, अनुनासिक है। तो अनुनासिक का मतलब है ऑलरेडी वह, उसमें इसकी मात्रा है थोड़ी सी, एक तो अनुस्वार भी नहीं है, और वह अनुनासिक होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसमें ऐसा लगा रहे हैं। उच्चारण सेम आता है, आप बिंदी लगा के उच्चारण कीजिए, बिंदी हटा कर उच्चारण कीजिए, उच्चारण में कोई अंतर आता है? में इसका यानी यह बदल क्यों रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आजकल आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी है हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा हिंदी में नहीं लिखी जा रही है, नहीं अंग्रेजी में लिखी जा रही है आजकल। एक बहुत बड़ी समस्या है। फिल्म के जितने भी राइटिंग्स है, आप देखिए फिल्म की जितने भी राइटिंग्स है, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी जो भी हैं, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, और कन्नड़ के गाने हिंदी के गायक गा रहे हैं। तो वो कन्नड़ से उनको नहीं किया जा रहा है, वो अंग्रेजी में लिख के ले रहे हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि मैं लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब ई आई एन लिखना पड़ेगा। मैं इतना ही लिखेंगे आप, मैं लिखना होता है एम ए आई एन लिखना पड़ेगा। अभी है के लिए एच ए आई एन। अभी क्या हो रहा है पता है, इसको हटा दे धीरे धीरे, है हो जाएगा। हाँ सिंगुलर होता है। ओके ठीक है, एक मिनट अभी राधा काम कर रही है, काम कर रही है, कर रही है, इस पे ऊपर बिंदी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। राधा काम कर रही है, हाँ ये बचा है बस, काफी नहीं लगाना। लेकिन अब ये क्या हो रहा है पता है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ मैं को लेकर इतना कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं को सिर्फ M-A-I कितना है, मैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए अंग्रेजी, इसमें आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको देवनागरी से ज्यादा अंग्रेजी लिपि में आपको साहित्य मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो सार्वजनिक रूप से जो कर रहे हैं वो हमारे निर्देशन संस्था की तरफ से कुछ नहीं है, समझ नहीं लोग। नहीं आप जो एनसीईआरटी है, जो हमारी संस्था है, वहीं से चलेगा काम। ये पब्लिक बाजार में बैठ के बेचेंगे पुस्तक। ठीक है। अभी मान लीजिए कि
नहीं, आप मान लीजिए कि हमें सिर्फ पाठ्यक्रम तक उतना ही नहीं सोचना है, पाठ्यक्रम से हट करके हमें सोचना चाहिए उपयोगिता को लेकर, और बाजार में जब वो जा रहा है साहित्य तो किस रूप में जा रहा है। नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए मैं बिंदी लगना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए, बच्चों को भी हम लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन लगाते हैं उसका कुछ अलग रूप नहीं है। जब नहीं लगाएंगे तो भी प्रणोद से होगा, और जब लगाएंगे तब भी प्रणोद से ही होगा। एक यहाँ पर प्रश्न है कि सर ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, इसके बारे में मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 विषय हो गए। ओके सर, बताइए। जो सर जी, उसके आधार पर ही हमें चला हुआ काम करना होगा। बाजार के लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, सही। हाँ, और जो एनसीईआरटी है, जो संशोधन केंद्र है, जो मार्गदर्शन करते हैं, वही आधार पर चलना पड़े। राधा नाच रही है, राधा नाचा रहा है, नहीं होगा, ऐसा ही होगा। और जो बोलते हैं हम वही लिखना पड़ेगा, जो लिखते हैं वही बोलना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ है, जो मैं है मैं ही रहेगा, वो अप्रैल जनवरी फरवरी नहीं रहेगा। वहाँ पर भी एक नहीं आता है। हमारा साहित्य करते हैं वे। सर अब देखिए, हमारे लिए निर्दिष्ट सिलेबस है सर हमारे लिए निर्दिष्ट सिलेबस है। हम बच्चों को एक मानदंड के आधार पर पढ़ाएं, और वो साहित्य और व्याकरण के आधार पर हम पढ़ाएं। उसके अलग हम कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी दे भी नहीं सकते। इवन अगर वहां पर शिरोरेखा नहीं है तो उसके लिए हम मार्क्स नहीं दे सकते। नहीं, हाँ, मर्यादा की बात नहीं है, देना ही है, वस्तुनिष्ठ है, बरोबर, ऐसा ही होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तक हम उसको जांचते हैं। कोई अगर बहुत ही अच्छा लिखा है उसको, अगर वह शिरोरेखा नहीं दे रहा है तो एक हम 5 से 10 अंक उसके काटते हैं, इसीलिए कि वो ठीक से लिखे, क्योंकि वो देवनागरी लिपि नहीं, देवनागरी लिपि के ऊपर शिरोरेखा का होना जरूरी है। अभी मैं यहाँ पर गड़बड़ी से क्या करता हूँ, कभी कभार इन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगा तो बच्चे भी यही कॉपी कर देते हैं, बच्चे यही कॉपी करते हैं और इसी के आधार पर चलते हैं। लेकिन हमको बताना है कि ये मैंने अभी गड़बड़ में ऐसे किया, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है। जब तुम अंक के लिए लिखोगे तो तुम्हें पूरी तरह लिखना पड़ेगा और पूरे अनुशासन के साथ लिखना पड़ेगा, ये जरूरी होता है। और हम सर उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि रूप क्या हो रहा है, बाहर का जो रूप है वो कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या है, जैसे कि आपने एनसीईआरटी बताया, जैसे कि आपने एक निर्दिष्ट ये बताया, तो वो मैं ग्रामर के विषय में चर्चा करूंगा और वैसा ही लिखना है। उसके हिसाब उसके बाद हमको थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां नहीं कर सकते, उसको जैसा का वैसा ही हमें लिखना है और जैसा का वैसा ही हमें देना है। तभी जाके मानदंड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको जाना है। ठीक है सर, आगे हम बढ़े। अभी एक छोटी सी शक है, तो बताइए सर। तो कहीं पर और वो लगाता और बच्चे सीखते हैं पता कहाँ लगाना और कहाँ लगाना। यथा तथा ओके सही, नहीं तथा वह और या हुआ तो कहाँ लगाना के बदले पता लगता तो ठीक होता ही नहीं, तो वह लगा तो ठीक होता है। देखिए वो और अलग है, वो ठीक है सर, आपने बताया ये सभी समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। आपने अगर जो शब्द परिचय पद परिचय आपने देखा होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मृति बोधक। तो समुच्चय बोधक के अंदर आता है, दो वाक्यों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वहां पर और शब्द का या वह शब्द का या की विश्व वाला की, ये समुच्चय के रूप में काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों को ये बता देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं की लिखते समय दीर्घ कर देते हैं या तो विश्व कर देते हैं। ये सिर्फ क्या होता है, कारण देने के लिए होता है, या तो समुच्चय के रूप में ये इसका प्रयोग होता है। और यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, और उसके बाद जैसे मैंने सोचा था वैसे ही,
जैसे वैसे तैसे, ये सारे जो शब्द है ये समुच्चय के रूप में प्रयोग होते हैं। तो वाक्य अलग अलग प्रयोग करने के बजाय हम जब उनको एक ही वाक्य में रखते हैं तो उस समय उनको ज्वाइंट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इस प्रकार का प्रयोग होता है। उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। और अंग्रेजी में भी है, उनको कंजंक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में भी है सेम। जो कि देखिए हिंदी में जो भी है सर्वनाम वगैरह, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हम उनको पद परिचय कहते हैं। इतना ही अंतर है, सभी सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। प्रीपोजिशन जो वहां पर है हमारा क्या है, कारक है। प्रीपोजिशन जो है हमारा कारक है। हाँ, अव्यय क्या है? सर हमने बच्चों को समझाया, जहाँ हिंदी शब्द आते हैं तो दो शब्द जुड़ाने का शब्द नहीं सर, वाक्य कहिए। नहीं, वाक्यों में शब्द तो राम और लक्ष्मण ऐसे कर। सर वो क्या है जुड़ाने के लिए हम और कुछ बात करते हैं। सर मैं बताता हूँ आपको। तथा संस्कृत की शब्द है तो तथा नहीं ऐसा नहीं, वो एक्चुअली संस्कृत का ही है यथा तथा, लेकिन उसका प्रयोग हम करते हैं इसमें। लेकिन उसका प्रयोग कब होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग उसका होता है। जैसे कि भी राम जा रहा है और श्याम, अभी श्याम कैसे लिखेंगे? श या ब ऐसे लिखते हैं श्याम। और ये देखिए ऑलरेडी ये श यह है, इसमें यह की मात्रा है उसमें, फिर इसको कट करके क्या लगाते हैं? हाँ ऐसे लिखते हैं और सिर्फ श लिखेंगे तो भी चलेगा। श्याम जा रहा है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस। इन दोनों को मिलाने के लिए श्याम और राम और श्याम जा रहे हैं, वहां पर इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और यथा श्याम तथा, यथा राम तथा श्याम, जैसे राम है वैसे ही श्याम है, ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। समुच्चय बोधक के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और राम और श्याम, राम तथा श्याम चलते, राम तथा श्याम आ रहे हैं, उसमें क्या होगा, तथा का जब प्रयोग करते हैं तो दोनों में से कोई एक, राम तो आएगा या तो श्याम तो आएगा, या राम आएगा या श्याम आएगा, इन दोनों में से किसी एक को आना है। तो यथा यानी राम तथा श्याम दोनों आ रहे हैं। यथा यानी नेगेटिव है, एक ही आ रहा है। और सब राम व श्याम, हाँ चले, राम व श्याम यानी वो भी सेम है, राम तो आए, राम और श्याम दोनों मिलके आ रहे हैं। वह का मतलब सर, वह का मतलब दोनों राम व श्याम दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, तो उस समय वह का प्रयोग होगा। दोनों में से किसी एक, अगर कोई एक आ रहा है तो वह का प्रयोग होगा। मैं तो हमारे टेक्स्ट बुक जो है साटी और मंदिर वो मैंने उधर उसमें लिखा, लेकिन कहाँ जो संस्कृत शब्द है वह तथा वह उपयोग किया है। अभी और हिंदी के शब्द है तो कोई भाषा में आना चाहिए और उपयोग किया है। नहीं वो ठीक है, अगर नहीं हिंदी के वाक्यों के सामने बीच भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत के शब्दों के साथ उसका प्रयोग हो। हिंदी के भी वाक्य तो यानी उसका मतलब है समुच्चय बोधक कहते हैं उनको, कुल मिला समुच्चय यानी दो वाक्यों को एक साथ उपयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाले शब्दावली या शब्द, वो दो आ सकते हैं, यथा तथा जैसे वैसे, या एक ही आ सकते हैं, वह और आशा तथा आकांक्षा करके शब्द शब्द कुछ भी हो, शब्द नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका हम प्रयोग कर सकते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। और सब कुछ बोल रहे थे हम, शायद बीच में छूट गया, ऐसा कुछ है? बोलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि
सभी है। और एक सेंटेंस, बोलिए सर। और वह, इसका अंतर क्या है? वह कब उपयोग करना और कब उपयोग करना? आप बताइए सर, राम और श्याम, राम व श्याम, वो ठीक होता है या गलत? नहीं नहीं सुनिए, राम और श्याम आ रहे हैं, राम और श्याम आ रहे हैं, राम व श्याम आ रहे हैं। इसमें अंतर ही है कि दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। इसमें से दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। सर वह इसका मतलब क्या हो? वह यानी कोई एक या वह या हाँ या वह, इसका मतलब थोड़ा ऐसा हो सकता है ना सर, जोतेगे उनके साथ। नहीं सर नहीं, ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कौन आ रहा है इसका निश्चित नहीं है, इसका डाउट है। तो इसीलिए राम व श्याम दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये दोनों आ रहे हैं तो ऐसा, जैसे राम आ रहा है वैसे ही श्याम आ रहा है, जिस प्रकार वह आ रहा है उसी प्रकार वो भी आ रहा है। सर राम और श्याम आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, और ये राम व श्याम आ रहे हैं, या बहुवचन या बहुवचन नहीं हो सकते सर, दो भी एक आ रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक फिर अटक गया। दो भी एक आ रहे हैं तो क्रिया भी एक होनी चाहिए वहां पर। बताइए यहाँ पर राम व श्याम आ रहा है नहीं कह सकते, आप बता रहे हैं कि दो भी एक आ रहे हैं, दो भी एक आ रहा है, होना चाहिए वहां पर। दो करता है वहां पर, दो करता है, लेकिन यह निश्चित नहीं हो पाया है अभी तक कि करता कौन आ रहा है। जब नहीं आएगा तब उसको निकाल देंगे। जब वो दोनों नहीं नाम दो है तो वह बहुवचन ही हो जाएगा। दो क्वेश्चन सही, दो क्वेश्चन पे अथवा लगाए तो दो भी एक चुना, एक का सवाल करो। लेकिन पता नहीं आपको एक बात बताता हूँ, उसके हाथ में चाकू है, मान लीजिए कि मेरे हाथ में राइट हैंड में चाकू, एक प्रश्न आया था, मेरे राइट हैंड में चाकू है, लेकिन मैं कॉमनली बोलता हूं उसके हाथ में चाकू है, इसका मतलब क्या है? एक ही हाथ में है, उसके हाथ में, हाथ ऑलवेज बहुवचन, हाथ कभी भी द्विवचन, यानी हाथ किसी के भी एक अगर हो सकता है तो भी हमें उसको बहुवचन में ही प्रयोग करना है। उसका हाथ में चाकू ही नहीं कह सकते, उसके हाथ में ही चाकू, किसी एक हाथ में है फिर भी हम किसी एक हाथ में कह सकते हैं, उसके दाहिने हाथ में चाकू है कह सकते हैं निर्दिष्ट तौर पर, लेकिन हम जब कॉमनली बोलते हैं तो उसके ही हाथ, ऐसा। तो बहुत ही मजेदार है सर। और दर्शन शब्द खास तौर पर और प्राण शब्द, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इनको इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। सर इसको मिटा दो। प्राण और दर्शन, इसका प्रयोग मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गए नहीं, मेरे प्राण निकल, क्यों? क्यों क्यों? तो इसके लिए आप देखिए शायद पूछेंगे बच्चे, बोलेंगे क्या करी बहुत यहाँ पर सदैव नहीं, मनुष्य को दो रूप से मृत्यु घोषित किया जाता है, एक हार्ट के बंद होने से
और दूसरा दिमाग के बंद होने से। एक कोमा स्थिति में जाता है तो भी उसे मृत घोषित किया जाता है, और जब उसका हृदय बंद हो जाता है तब भी उसे मृत घोषित किया जाता है। तो इसलिए प्राण, मेरे प्राण, और दर्शन इतना सुंदर शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आपके दर्शन हो गए, किसी एक व्यक्ति को हमने देखा, फिर भी हम आपका दर्शन नहीं कहते, आपके दर्शन हो गए कहते। क्यों? दोनों आंखों से हाँ किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, नहीं, उससे भी बढ़कर एक चीज है वहां पर, जब आप आंखें खोलेंगे तो किसी एक वस्तु पर आपकी आंखें टिकेंगी, एक ही वस्तु को आप नहीं देख सकते। आपको वहां पर बहुत सारे, जैसे कि आपको कपाल दिख सकता है, आंखें दिख सकती है, नाक दिख सकता है, मुंह दिख सकता है, कंठ दिख सकता है, उसके बाद पूरा शरीर दिख सकता है, हाथ दिख सकते हैं, पैर दिख सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग वहां पर अवयव दिख सकते हैं। इसीलिए दर्शन बहुवचन, दर्शन यहाँ हमेशा बहुवचन। ये बहुत ही मजेदार शब्द है, ऐसे शब्द बहुत ही मजेदार है, और इनको साइंटिफिकली इस प्रकार रखा गया, ऐसे इनको नहीं रखा गया है बहुवचन के रूप में। तो ऐसे कुछ शब्द भी हिंदी में आते हैं, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। और एक शब्द है, आपने देखा होगा उच्चारण के रूप में और लिखने में, जैसे कि हम लिखते हैं बहन, लिखते हैं बहन, और बोलते समय इस तरह के बहुत शब्द हैं। हम बोलते हैं कि हिंदी लिखने में और बोलने में दोनों समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे हाँ, नो उत्तर भारत का है। नहीं, सुनिए, एक्चुअली क्या है, खास तौर पर ये जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, वो स के पहले ई लगाते हैं, स्टील नहीं कहेंगे, वो स्टील कहते हैं, स्टील नहीं कहेंगे। जहां पर भी स और ट दोनों आ जाते हैं तो उनको स्टील। तो इस प्रकार स्कूल को स्कूल कहते हैं, स्टील नहीं। हाँ वही, मैं बच्चों को खास तौर पर छिड़ाने के लिए कहता रहता हूँ, जब बच्चे रहते हैं स्त्रीलिंग कहता हूँ, सर स्त्री नहीं है ये, स्त्री कहते हैं। बसंत कहने सर, बसंत नहीं, वो ठीक है। देखिए नहीं, वो अभी जैसे कि बसु कहते हैं, वसु भी हो जाता है, जैसे कि बोस है वो ओस भी हो जाता है। और ये फोक्सवैगन जो है, फोक्सवैगन वो फोक्सवैगन एक्चुअली। तो यहाँ पर आपने जैसे कहा, कौन सा शब्द कहा आपने, बसंत, बसंत, ये देखा हाँ, बस नहीं, बसंत और बसंत उत्तर भारत की जो भोजपुरी भाषा है, तो वहां पर सभी अपभ्रंश जो कहते हैं, अपभ्रंश के कारण इस प्रकार होता है, ब और व का अंतर वहां पर नहीं करते। वो बसंत कहेंगे, बसंत कहेंगे, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों चलते हैं अपने अपने वातावरण के अनुसार चलते हैं। तुरंत ऐसे ही कोई शब्द अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। इसका तुरंत और विनती, हाँ विनती, विनती, ये भी शब्द है सेम। और कुछ हो तो बोलिए। काके की का प्रयोग वो कार में आ जाएगा सर। हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ है खाने के लिए इतना अच्छा यहाँ पर ये चल रहा है, माहौल चल रहा है, और इसके बीच में ब्रेक देना वो आपकी सबकी इच्छा है। नहीं वो तैयार है खाना तो जरूरी है। भोजन के दिन को भजन नहीं हो तो सब कुछ वो जो क्या करना चाहिए। ठीक है सर, एक मुझे लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बातें कर रहा हूँ। मुझे लगा बहुत ही अच्छा लगा, और आप इतना तल्लीन होकर, आप इतने निमग्न होकर चर्चा में भाग ले रहे हैं, सभी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और जब इस तरह होगा तभी हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको अभी हमें और आपको ऐसी आदत नहीं कि बैठ के 2-2 घंटे सुने, वो
नहीं, ये आदत नहीं है। अब हमें सिर्फ बोलना चाहते हैं और बोलना जरूरी है। जब आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, तभी कुछ हो सकेगा और बहुत सारे प्रश्न भी इससे निकलेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का भी हल होगा। ओके सर, धन्यवाद। आगे का जो सत्र है मेरे लिए बहुत ही समय हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी अधूरा छोड़ना मेरा नहीं, अधूरा छोड़ना कभी भी मेरे चरित्र में नहीं है और कभी मैंने सिलेबस हाफ वगैरह नहीं किया है, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। कभी मैंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं बैठता। मुझे एक्स्ट्रा क्लास यानी पनिशमेंट की जरूरत होता, तो इसीलिए मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को नहीं देता। सिलेबस आपके हाथ में रहता है, आप उसको लंबा खींच सकते हैं, आप उसको काट भी सकते हैं, दोनों आपके। काटने के बाद भी आप ठीक ठीक से खिला सकते हैं, खींचने के बाद भी आप ठीक ठीक उनको खिला सकते हैं। ये कला टीचर में होना जरूरी है। सिलेबस खत्म नहीं हुआ, एक कंप्लीट भाषा के विज्ञान को नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता चल रहा हूँ कि भाषा, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, भाषा केवल भाषा सीखने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, भाषा व्यक्तित्व सुधारने के लिए होता है। क्योंकि भाषा में ऐसे ऐसे विषय होते हैं जैसे कि हर एक बच्चे का व्यक्तित्व और वहां पर उनका भविष्य निर्माण होता है और उसमें काफी सुधार हम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए भाषा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से आप अगर उनको पढ़ाएंगे तो जरूर वे सुधर जाएंगे। जैसे कि दोहे हैं, बहुत सारे दोहे, हर दोहा आपको कुछ न कुछ सिखाता है और सुधारता है, तो उसमें बहुत शक्ति है। तो ये बच्चों को जब हम बताते चलेंगे और पढ़ाते चलेंगे तो शायद वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं और लंबे दौर तक वे अपने दिमाग में रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। सभी मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द खाना खा के आ जाइए और हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि भोजन के बाद पढ़ाना, बच्चों को आप किसी भी तरह पढ़ा सकते हैं, हम क्या करें, लेकिन इस उम्र में भोजन के बाद बताइए। हाँ, अब ये लीजिए 11 + 2 13 और यहाँ पर 25, इससे हो गए 38 हो गए। 38 के बाद यहाँ पर 8 कितने, 46 के बाद फिर वहाँ पर एक 4 या 5 51 सर 13 होते भी 12 करीब होते हैं, नहीं वो अलग है। 12 करीब ग से लेकर कहाँ तक वो गिनित तो क्या होता है 13 होता है, लेकिन 12 कड़ी क्यों बोल रहे हैं? पहले कुछ शब्द थे, स्वर में कुछ शब्द, कुछ अक्षर थे, अभी मिट गए। जैसे कि ओ तो लेकिन उसको एक निकाल दिया। ये सर वो छोड़ के 12 कड़ी नहीं, तब की बात है, तब उसको 12 कड़ी सभी अक्षर मिला के 12 कड़ी, अभी उसमें से हमने काट दिया, कम हो गए। अब उनको हमें 10 कड़ी या 11 कड़ी हो रहा है, अक्षर घट गए। क में